नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। मात्र 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा, देखिएगा आप लोग ध्यान से। देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके इसको हम लोग प्रूव करने वाले हैं। अब इसको 3 स्टेप्स में सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहला स्टेप में, स्टेप 1 में हम लोग n = 1 के लिए देखते हैं कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। फॉर n = 1 LHS इक्वल टू क्या है, LHS इक्वल टू है AI + BA टू दी होल पावर n, AI + BA टू दी होल पावर n। अब n की जगह क्या रखना है 1, तो AI + BA और इसका होल पावर 1 रखेंगे तो 1 रखने का कोई फायदा नहीं है, यही रह जाएगा AI + BA। अब RHS देखिए क्या दिया हुआ है, RHS इक्वल टू है A टू दी पावर NI + n A टू दी पावर n-1 BA। अब n की जगह रखना है 1, तो A टू दी पावर 1 A ही रह जाएगा इंटू I प्लस n की जगह रखना है 1, तो 1 इंटू A टू दी पावर 1-1, n की जगह रखेंगे 1 तो 1-1 0। अब देखिए, किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होता है तो वो 1 हो जाता है। जैसे 2 का पावर 0 1, 3 का पावर 0 1, x का पावर 0 1 ही होगा, तो A टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1 लिख लीजिए इंटू BA। अब देखिए AI प्लस 1 इंटू 1 1 और 1 को BA से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो BA ही हो जाएगा। अब देखिए n = 1 के लिए LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया है, तो यहाँ पे लिखिए LHS = RHS, LHS = RHS। ये है स्टेप 1। अब स्टेप 2 में हम लोग आते हैं। स्टेप 2 बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब देखिए, जैसे कि स्टेप 1 में हम लोग n = 1 लिए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे LHS और RHS अलग अलग निकाल कर सेटिस्फाई किए हैं कि ये दोनों इक्वल है। स्टेप 2 में हम लोग n = k लेंगे और एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे LHS और RHS इक्वल होगा ही। जैसे यहाँ पे अलग अलग LHS और RHS प्रूव किए हैं ना, निकाले हैं और दोनों को इक्वल प्रूव किए हैं। स्टेप 2 में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि n = k के लिए LHS और RHS इक्वल ही होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्टेप 2 जो निकलेगा उसका हम लोग यूज करेंगे स्टेप 3 में। बस आप लोग देखते रहिए ना, आप लोग को 100% क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए कि एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k। n = k के लिए मान लेते हैं कि ये जो रिजल्ट है ये ट्रू है, सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो बस n की जगह k रख देते हैं हम लोग, AI + BA टू दी होल पावर क्या है n, तो n की जगह हम लोग रख दिए k इक्वल टू, फिर n की जगह यहाँ रख दीजिए k, तो A टू दी पावर KI प्लस n की जगह रखेंगे k, तो k, फिर A टू दी पावर n-1 है तो k-1 और BA, ठीक है। ये मान लेते हैं कि n = k के लिए LHS और RHS दोनों इक्वल है, सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ अलग अलग करने का जरूरत नहीं है। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं क्योंकि इसका जरूरी है स्टेप 3 में, ठीक है। अब स्टेप 3 में हम लोग आते हैं, स्टेप 3 में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए स्टेप 3 जो कि लास्ट स्टेप है, यहाँ पे हम लोग n = k+1 के लिए देखते हैं कि LHS और RHS इक्वल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये लास्ट स्टेप है, तो यहाँ पे n = k+1 के लिए पहले LHS निकालते हैं। तो LHS क्या है, AI + BA का पावर n, यही है ना, AI + BA का पावर n। अब देखिए n की जगह क्या रखना है k+1, तो AI + BA और n की जगह रख देते हैं k+1। बात क्लियर हो रहा है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बात आप लोग बताइए, अगर लिखा हुआ है 2 का पावर 2 + 3, तो इसको आप लोग अलग अलग करके क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब लिख सकते हो ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है x टू दी पावर 5 + 6, तो इसको आप लोग लिख सकते हो x टू दी पावर 5 इंटू x टू दी पावर 6। उसी प्रकार से इसको आप लोग नहीं लिख सकते हो AI + BA का पावर k
इंटू ए आई प्लस बी ए का पावर 1 लिख सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब इस ए आई प्लस बी ए का पावर के के जगह हम लोग ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए कि फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए आई प्लस बी ए का पावर के, ए आई प्लस बी ए का पावर के, इसका जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखिए इसका वैल्यू ये क्या है, ए टू दी पावर के आई प्लस के ए टू दी पावर के माइनस वन इंटू बी ए, और साथ में ये भी तो लिखा हुआ है ए आई प्लस बी ए। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं। इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दिए हैं, इनटू में ये बात लिख दिए हैं। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इसको इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ए टू दी पावर के आई इंटू ए आई, ए टू दी पावर के आई इंटू ए आई प्लस फिर ए टू दी पावर के आई इंटू बी ए प्लस, अब इसको इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए के ए टू दी पावर के माइनस 1 बी ए इंटू ए आई प्लस फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो के ए टू दी पावर के माइनस 1 बी ए इंटू बी ए, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखिए आप लोगों को तो पता है कि मल्टीप्लाई में जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो ए टू दी पावर के इंटू ए टू दी पावर के प्लस 1 हो जाएगा, और आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये ए टू दी पावर के आई इंटू बी ए प्लस अब देखिए ए टू दी पावर के माइनस 1 इंटू ए, बेस सेम है, ए बेस है और पावर ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो इसका पावर है के माइनस 1 और इसका पावर है 1, तो ए टू दी पावर के माइनस 1 प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ के और इंटू बी ए इंटू आई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बचेगा के ए टू दी पावर के माइनस 1 बी इंटू बी ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए ए टू दी पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस, अब यहाँ भी है ए टू दी पावर के, यहाँ भी है ए टू दी पावर के, ए टू दी पावर के कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी है बी, यहाँ भी है बी कॉमन लिए, यहाँ भी ए कॉमन ले लिए, यहाँ भी है आई, यहाँ भी है आई कॉमन ले लिए। तो देखिए ए टू दी पावर के बी ए आई ये पूरा कॉमन हो गया तो यहाँ पे 1 बचा, अब ये पूरा कॉमन हो गया तो यहाँ पे सिर्फ के बचा, तो के प्लस ये पूरा बात जो है लिखा हुआ इसको हम लोग लिख देते हैं के ए टू दी पावर के माइनस 1, या एक काम कीजिए यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू निकालिएगा अगर, तो यहाँ पे ए का वैल्यू ऊपर क्या दे रखा है देखिए 0 1 0 0, तो ए स्क्वायर अगर हम लोग निकालें तो 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0, अब इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। ये जीरो मैट्रिक्स हो गया। अब जीरो मैट्रिक्स से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जीरो ही ना बचेगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए स्क्वायर इक्वल टू 0 0 0 0, ठीक है। ये बात यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या, इसको मिटा देते हैं, ये रफ का काम है। ए टू दी पावर के प्लस 1 आई प्लस, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं कि इस के प्लस 1 को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ए टू दी पावर के बी, अब किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही सेम टू सेम रह जाता है, तो यहाँ पे ए ही बच जाएगा, ठीक है। ये अपने लोग का निकल गया LHS, ठीक है। अब RHS निकाल लेते हैं। RHS इक्वल टू क्या है देखिए, RHS इक्वल टू दे रखा है ए टू दी पावर, कहाँ गया, ए टू दी पावर एन आई प्लस एन ए टू दी पावर n माइनस 1 बी ए। तो यहाँ पे लिखिए RHS की जगह, RHS की जगह लिखिए ए टू दी पावर n आई प्लस एन ए टू दी पावर n माइनस 1 बी ए, ठीक है। ये बात है RHS में लिखा हुआ। अब n के जगह अपने लोग को क्या रखना है, n के जगह रखना है अपने लोग को k प्लस 1, ठीक है। तो रखिए ए टू दी पावर n की जगह k प्लस 1 इंटू आई प्लस n के जगह k प्लस 1, अब a टू दी पावर n की जगह रखना है k प्लस 1 और ये माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, बचा b और a। देखिए
LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहा है ना, बात क्लियर हो रहा है कि नहीं यहाँ पे? तो लिखिए देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। देखिए हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या किए थे, n इक्वल टू 1 के लिए इसको सेटिस्फाई किए थे। स्टेप 2 में हम लोग n इक्वल टू k के लिए, और स्टेप 3 में हम लोग n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए LHS और RHS इक्वल कर लिए हैं। इसका मतलब है कि ये जो कंडीशन है वो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाई होगा। तो लिखिए यहाँ पे कि देयरफॉर ai प्लस ba टू द पावर n इक्वल टू क्या है, a टू द पावर ni प्लस a टू द पावर ni प्लस और क्या है n a टू द पावर n माइनस 1 ba, n a टू द पावर n माइनस 1 ba इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, बात क्लियर हुआ कि नहीं? आसान है ना, 3 स्टेप में मात्र सॉल्व हुआ। ठीक है, एक बार और बता देते हैं क्या क्या किए हैं। पहला स्टेप में हम लोग n इक्वल टू 1 के लिए इसको सॉल्व किए हैं। दूसरा स्टेप में एज्यूम कर लिए कि n इक्वल टू k के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, और तीसरा स्टेप में हम लोग n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसको सेटिस्फाई किए हैं, LHS और RHS को इक्वल किए हैं। ठीक है, उसी प्रकार से सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, बहुत आसान है। हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आप लोग बिल्कुल नहीं घबराइए। अब चलिए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम टू सेम जैसे फर्स्ट को सॉल्व किए हैं उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पे लिख लेंगे कि वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, अब स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 में फॉर n इक्वल टू 1 के लिए देखना है सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं ये। ठीक है, तो देखिए LHS क्या है, LHS है a टू द पावर n, तो n की जगह 1 रखेंगे तो a टू द पावर 1 a ही हो जाएगा। अब RHS निकालते हैं, RHS इक्वल टू है 3 टू द पावर n माइनस 1, 3 टू द पावर n माइनस 1, 3 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ये है अपने लोग का RHS। अब देखिए इस मैट्रिक्स में जहां जहां पे n है वहां पे हम लोग n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो 3 टू द पावर 1 माइनस 1 0, तो 3 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 रहता है तो 1 ही हो जाता है ना, तो 3 टू द पावर 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स A के इक्वल है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए इक्वल टू A। अब देखिए LHS भी A है और RHS भी A है, तो लिखिए देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब स्टेप 2 में हम लोग आते हैं। स्टेप 2 में देखिए, स्टेप 2 में फॉर n इक्वल टू k के लिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि LHS और RHS इक्वल ही होगा। जैसे कि स्टेप 1 में हम लोग n इक्वल टू 1 के लिए अलग अलग LHS और RHS निकाल कर देखें कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं, लेकिन स्टेप 2 में n इक्वल टू k के लिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि LHS और RHS इक्वल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए कि एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। n इक्वल टू k के लिए हम लोग मान लेते हैं कि रिजल्ट जो होगा वो ट्रू ही होगा। तो देखिए LHS क्या है, a टू द पावर n, तो n की जगह हम लोग रख लेते हैं k, तो a टू द पावर k इक्वल टू, फिर जो RHS में जहां जहां पे n है वहां पे हम लोग k पुट करते हैं, तो 3 टू द पावर k माइनस 1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे उसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन में भी कर रहे हैं, सेम टू सेम वही करना है। ठीक है, अब देखिए स्टेप 3 में हम लोग n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 देखते हैं कि यहाँ पे LHS और RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले LHS निकालते हैं हम लोग। LHS क्या है, a टू द पावर n, a टू द पावर n की जगह क्या रखना है, k प्लस 1। तो देखिए इसको हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं ना, a टू द पावर k इंटू a लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए a टू द पावर k का जो वैल्यू है इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 से a टू द पावर k का ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। तो लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ a टू द पावर k
फ्रॉम इक्वेशन वन देखिए ए टू द पावर के का वैल्यू है यहाँ पे 3 टू द पावर के माइनस 1, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। अब इनटू मैट्रिक्स ए यहां पे रखना है, तो मैट्रिक्स ए क्या है 1 1 1, यही अपने लोग का मैट्रिक्स ए, ऊपर में देख लीजिए, यहां पे देखिए मैट्रिक्स ए यही है ना। अब इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए पहले इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 टू द पावर के माइनस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू द पावर के माइनस 1 ही रहेगा, बात समझ रहे हैं। फिर प्लस 3 टू द पावर के माइनस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू द पावर के माइनस 1, प्लस फिर 3 टू द पावर के माइनस 1 को 1 के साथ करेंगे तो 3 टू द पावर के माइनस 1 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए एक बात आप लोग बताइएगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 टू द पावर के माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर के माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर के माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 टू द पावर के माइनस 1 होगा कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए। जैसे x को ऐड किए तो 3x हो गया, तो मान लीजिए 1 मिनट के लिए x है, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x हो जाएगा, और x की जगह ये जो वैल्यू है 3 टू द पावर के माइनस 1 वो हम लोग रख दिए। तो देखिए अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो इसका पावर है 1 प्लस इसका पावर है k माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो 3 टू द पावर k बचा ना, तो इस तीनों को मिटाकर हम लोग यहाँ पे रख देते हैं 3 टू द पावर k। बात क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताइए, समझ में आया है ना। उसी प्रकार से फिर इस फर्स्ट रो को इसके सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू द पावर k ही रह जाएगा। फिर फर्स्ट रो को इसके थर्ड कॉलम के साथ 3 टू द पावर k, ये पूरा 3 टू द पावर k ही आ जाएगा। यहां तक तो समझ में आया ही होगा आप लोग को अच्छे से। ये निकल गया अपने लोग का LHS निकल गया ये अपने लोग का। ठीक है, अब RHS निकालते हैं हम लोग। RHS में क्या दे रखा है 3 टू द पावर n माइनस 1 है ना, देखिए हाँ n माइनस 1 है, तो RHS में यहाँ पे लिखिए 3 टू द पावर n माइनस 1। बस जो है लिखने में टाइम लग रहा है, बाकी बात कुछ नहीं करना है इसमें, बस 3 स्टेप को ध्यान में रखना है। पहला n इक्वल टू 1, दूसरा n इक्वल टू k और तीसरा n इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, ये हम लोग RHS लिख लिए। अब RHS में जहां जहां पे n है वहां पे क्या पुट करना है k प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए 3 टू द पावर n की जगह रखेंगे k प्लस 1, तो k प्लस 1 और फिर ये माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 3 टू द पावर k, यहाँ भी बचेगा 3 टू द पावर k। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब देखिए RHS और LHS दोनों इक्वल आ गया ना, LHS भी यही आया है और RHS भी यही आ रहा है, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि हिंस द गिवन रिजल्ट, ये जो रिजल्ट दिया गया है a टू द पावर n इक्वल टू ये जो वैल्यू है इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। क्लियर है बात, समझ में आया अच्छे से, मजा आ गया। बस सिंपल सा 3 स्टेप में है। अब थर्ड क्वेश्चन को भी हम लोग 3 स्टेप्स में सॉल्व कर लेंगे मात्र। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग सेम टू सेम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जैसे कि फर्स्ट और सेकंड को किए थे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा कि वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसके बाद स्टेप 1 में हम लोग फॉर n इक्वल टू 1 के लिए इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो देखिए LHS इक्वल टू क्या है a टू द पावर n के जगह 1 रखेंगे तो a टू द पावर 1 a ही हो जाएगा। ठीक है, अब RHS देखिए क्या है, RHS इक्वल टू है 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n। अब n की जगह हम लोग रखते हैं 1, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1, तो देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 2, तो 1 प्लस 2 3, ये माइनस 4 ये 1। अब देखिए 1 माइनस 2 इंटू 1 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1। ये जो वैल्यू है 3 माइनस 4 1 माइनस 1 वो मैट्रिक्स ए के इक्वल है, तो लिखिए इक्वल टू ए। ठीक है, यहाँ पे बगल में लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे
इक्वल टू ए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए ये n इक्वल टू 1 के लिए LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, अब देखिए स्टेप 2 में हम लोग n इक्वल टू k लेंगे फॉर n इक्वल टू k और एज्यूम करते हैं कि LHS और RHS इक्वल ही होगा। जैसे कि हम लोग स्टेप 1 में n इक्वल टू 1 के लिए LHS और RHS अलग अलग निकाले थे और फिर दोनों को इक्वल किए थे। स्टेप 2 में हम लोग एज्यूम करते हैं कि n इक्वल टू k के लिए ये रिजल्ट सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पे लिखिए एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। ठीक है, अब देखिए a टू दी पावर n, तो n की जगह क्या रखना है k इक्वल टू, फिर क्या है 1 प्लस 2n, तो जहाँ पे n है वहाँ पे क्या रखना है k रखना है, तो 1 प्लस 2k, फिर क्या है माइनस 4n, तो माइनस 4 और n की जगह रखना है k, और क्या है और है n, यही है ना n, तो n की जगह रखना है k, फिर 1 माइनस 2 इंटू n की जगह रखना है k। देखिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसका स्टेप 3 में ज़रूरी होने वाला है। ठीक है, अब देखिए स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम लोग LHS और RHS को अलग अलग निकालते हैं और देखते हैं दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो LHS क्या है, LHS इक्वल टू है a टू दी पावर n, अब n की जगह क्या रखना है k प्लस 1, तो k प्लस 1, देखिए LHS a टू दी पावर n ही है ना यहाँ पे। देखिए अब n की जगह हम लोग रख दिए k प्लस 1। अब इसको अलग अलग करके लिखें तो लिख सकते हैं क्या, a टू दी पावर k इंटू a लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि फिर से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ a टू दी पावर k फ्रॉम इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a टू दी पावर k फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए a टू दी पावर k का यहाँ पे क्या वैल्यू है 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k। अब इंटू a की जगह यहाँ पे रख दीजिए जो मैट्रिक्स a दिया गया है, मैट्रिक्स a क्या दिया गया है 3 माइनस 4 1 माइनस 1, यहाँ पे लिख दीजिए 3 माइनस 4 1 माइनस 1। अब देखिए इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 प्लस 2k इंटू 3 इंटू 1 प्लस 2k, फिर माइनस 4k इंटू 1 माइनस 4k ही हो जाएगा। फिर अब फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम के साथ, तो माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2k। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस और 4k इंटू 1 4k ही हो जाएगा। अब इसके सेकेंड रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 इंटू k 3k प्लस, देखिए 1 को 1 माइनस 2k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 2k ही रह जाएगा। फिर इसके सेकेंड रो को इसके सेकेंड कॉलम के साथ, तो माइनस 4 इंटू k माइनस 4k, फिर माइनस 1 को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2k के साथ। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए 3 को 1 प्लस 2k के साथ करेंगे तो 3 को 1 के साथ 3 प्लस 3 को 2k के साथ तो 6k, फिर माइनस 4k। तो देखिए 6k माइनस 4k क्या हो जाएगा 2k, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2k। अब देखिए माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4, माइनस प्लस माइनस और 4 टू जा 8k और प्लस 4k, तो देखिए माइनस 8k प्लस 4k, ये माइनस 4k हो जाएगा तो लिख लीजिए माइनस 4k। अब देखिए 3k माइनस 2k सिर्फ k होगा और प्लस 1। अब यहाँ देखिए माइनस 4k और माइनस प्लस माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2k, तो देखिए माइनस 4k प्लस 2k माइनस 2k बचेगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए माइनस 1 माइनस 2k, माइनस 1 माइनस 2k। क्लियर है बात, ये निकल गया अपने लोग का LHS। अब RHS निकालते हैं। नाउ RHS इक्वल टू, RHS क्या है देखिए, RHS है 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n, 1 प्लस 2n माइनस 4n n और 1 माइनस 2n, यही है ना RHS। देख लेते हैं एक बार, यही है, ठीक है यही है। अब देखिए n की जगह अपने लोग को क्या पुट करना है, n की जगह अपने लोग को पुट करना है k प्लस 1, तो यहाँ पे पुट करते हैं 1 प्लस 2 इंटू n की जगह रखिए k प्लस 1, फिर माइनस 4 इंटू n की जगह k प्लस 1, फिर n की जगह k प्लस 1, फिर 1 माइनस 2 इंटू n की जगह k प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस
2 को k से मल्टीप्लाई करेंगे 2k, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। देखिए 1 + 2 3, तो 3 + 2k यहाँ पे आ गया, 3 + 2k। अब -4 को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4k, -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, फिर यहाँ पे k + 1। अब देखिए 1 माइनस 2 को k से 2k, फिर माइनस प्लस माइनस और 2 को 1 से तो 2। देखिए तो 1 - 2 -1, तो -2k -1 यहाँ पे लिख लीजिए, -2k -1। अब देखिए ये RHS निकल गया और ये LHS है। देखिए दोनों बात, यहाँ 3 + 2k, यहाँ भी 3 + 2k, यहाँ पे -4 - 4k, यहाँ भी -4 - 4k, यहाँ k + 1, यहाँ भी k + 1, यहाँ -1 - 2k, यहाँ भी -1 - 2k। ठीक है, तो लिखिए देयरफॉर LHS = RHS, hence the given result is, ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट दिया गया है a⁴n = लिख लीजिए द गिवन रिजल्ट a⁴n = 1 + 2n - 4n n और 1 - 2n is true for all natural numbers। बात क्लियर है? आसान है कि नहीं? कुछ करना है क्या? बस 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। 3 स्टेप को हमेशा याद रखिएगा। पहला n = 1, दूसरा देखिए स्टेप 1 में है n = 1, स्टेप 2 में है n = k, और स्टेप 3 में है n = k + 1। क्लियर है बात? अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि इफ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट AB - BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए A और B एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो AB - BA एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये हम लोगों को प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले तो लिख लीजिए जो दिया हुआ है बात, गिवन A = A', क्योंकि A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A = A' होगा, और B भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो B = B' होगा। अब देखिए आप लोग पढ़े हैं ना कि A + B का होल डैश या A - B का होल डैश = A' - B' होता है। A - B का होल डैश = A' - B'। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग को निकालना है AB - BA का वैल्यू। तो देखिए AB - BA का होल डैश अगर कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, जैसे A - B का होल डैश है A' - B', तो यहाँ क्या हो जाएगा AB का होल डैश माइनस BA का होल डैश, यही हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे देखिए A के जगह है यहाँ पे AB, तो AB का होल डैश, B के जगह है यहाँ पे BA, तो BA का होल डैश। अब देखिए ध्यान से समझिए, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए AB का होल डैश क्या होता है, AB का होल डैश होता है B' × A' होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना B' × A' माइनस BA का होल डैश क्या होगा, A पहले आ जाएगा तो A' × B'। ठीक है, अब देखिए AB - BA का होल डैश = B' के जगह हम लोग B लिख सकते हैं ना, B लिख लिए, A' के जगह हम लोग A लिख सकते हैं ना, तो A लिख लिए, माइनस फिर A' के जगह हम लोग A लिख सकते हैं तो A लिख लिए, B' के जगह हम लोग B लिख सकते हैं तो B लिख लिए। अब देखिए AB - BA का होल डैश = अब माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ प्लस था और माइनस कॉमन लिए तो -BA, और ये माइनस था और माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ +AB। अब देखिए एक काम करते हैं कि हम लोग AB को पहले लिख लेते हैं और -BA को बाद में लिख लेते हैं, AB - BA कर देते हैं, AB - BA। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए लेट AB - BA को हम लोग x मान लेते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। AB - BA = x। अब देखिए यहाँ पे x रखेंगे तो x का डैश = माइनस AB - BA की जगह क्या रखेंगे, x, तो x' = -x आ रहा है। ऐसा कब होता है, जब मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहे। जैसे कि अगर A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A = -A होता है। A अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A' = -A होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ x' = -x हो रहा है। इसका मतलब x जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और x हम लोग किसको माने हैं, AB - BA को। इसका मतलब AB - BA एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो लिखिए देयरफॉर AB - BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया अच्छे से? कितना आसान है, कुछ है क्या डिफिकल्ट इसको सॉल्व करना? आसान है ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि सो दैट द मैट्रिक्स B डैश इंटू ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। कहने का मतलब कि A अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो B डैश इंटू ए बी ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अगर A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो B डैश इंटू ए बी ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ये हम लोग को प्रूव करना है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। सबसे पहले A को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लेते हैं तो B डैश इंटू ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। फिर A को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लेंगे, फिर B डैश इंटू ए बी ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। तो चलिए केस 1 में हम लोग A को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मानते हैं तो A डैश इक्वल टू A हो जाएगा। A अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A डैश इक्वल टू A होगा। नाउ अब देखिए हम लोग को B डैश इंटू ए बी इसको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है तो B डैश इंटू ए बी का होल डैश हम लोग निकालते हैं। B डैश इंटू ए बी का होल डैश। अब यहाँ पे एक छोटा सा बात आप लोग समझिएगा, जैसे कि देखिए ए बी का होल डैश क्या होता है? ए बी का होल डैश होता है B डैश इंटू ए डैश, ठीक है। अगर ए बी सी का होल डैश का बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? C डैश इंटू बी डैश इंटू ए डैश, ये हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से B डैश इंटू ए बी का होल डैश अगर हम लोग निकालें तो पहले B डैश आ जाएगा, फिर A डैश आ जाएगा, फिर B डैश का डैश आ जाएगा, B डैश का डैश आ जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो रहा है ना? अब देखिए B डैश इंटू ए बी का होल डैश इक्वल टू, देखिए B डैश का डैश, आप लोग को पता होगा एक बात कि A डैश का डैश मैट्रिक्स A ही हो जाता है तो B डैश का डैश मैट्रिक्स B हो जाएगा इंटू A डैश इंटू, नहीं A डैश की जगह हम लोग मैट्रिक्स A रख सकते हैं ना, क्योंकि दिया गया है A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A डैश की जगह हम लोग मैट्रिक्स A रख लिए। अब ये B डैश लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए लेट B डैश इंटू ए बी को हम लोग X मैट्रिक्स मान लेते हैं इक्वल टू X, तो यहाँ पे रखेंगे तो X डैश इक्वल टू B डैश इंटू ए बी की जगह रखेंगे X। देखिए X डैश इक्वल टू X आ रहा है, जैसे कि A डैश इक्वल टू A है तो इसका मतलब A जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो X डैश इक्वल टू X आ रहा है, इसका मतलब X जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और X हम लोग किसको माने हैं? B डैश ए बी को, तो इसका मतलब B डैश ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो लिखिए देयरफॉर B डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया अच्छे से? अब देखिए केस 2 में चलते हैं हम लोग। केस 2 में हम लोग A को एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मानते हैं, फिर प्रूव करते हैं कि B डैश इंटू ए बी ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो केस 2 में देखिए A अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A डैश इक्वल टू माइनस ए होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यही कंडीशन होता है ना, A डैश इक्वल टू माइनस ए होगा। नाउ अब B डैश इंटू ए बी, यही है ना, B डैश इंटू ए बी इसका होल डैश हम लोग निकालते हैं। होल डैश इक्वल टू, देखिए A इंटू बी इंटू सी का होल डैश क्या हो जाता है? पहले C डैश आएगा, फिर B डैश आएगा, फिर A डैश आ जाता है। उसी प्रकार से B डैश इंटू ए बी का होल डैश क्या होगा? पहले B डैश आ जाएगा, फिर A डैश आ जाएगा, फिर B डैश का डैश आ जाएगा, B डैश का डैश, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखिए B डैश इंटू ए बी का होल डैश इक्वल टू B डैश का डैश, जैसे कि A डैश का डैश मैट्रिक्स A ही हो जाता है तो B डैश का डैश मैट्रिक्स B ही रहेगा। अब A डैश की जगह हम लोग माइनस A लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखिए इंटू माइनस A और इंटू ये B डैश जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए B डैश इंटू ए बी का होल डैश इक्वल टू, माइनस को हम लोग पहले लिख लेते तो माइनस B डैश इंटू ए बी, ये हो गया। अब देखिए लेट B डैश इंटू ए बी को हम लोग Y मैट्रिक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे Y, तो Y डैश इक्वल टू माइनस B डैश इंटू ए बी की जगह क्या रखेंगे? Y। देखिए Y डैश इक्वल टू माइनस Y आ रहा है, जैसे कि A डैश इक्वल टू माइनस A है तो इसका मतलब A जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है
तो y डैश इक्वल टू माइनस वाई है। इसका मतलब y जो है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और y हम लोग किसको माने हैं, b डैश इंटू ए बी को। तो लिखिए देयरफॉर b डैश इंटू ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। b डैश इंटू ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। y डैश इक्वल टू माइनस वाई आया, इसका मतलब y एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और y स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो y हम लोग माने हैं b डैश इंटू ए बी को, तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देखिए बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन क्या हो जाता है कि b डैश इंटू ए बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, नहीं समझे। इसका मतलब हुआ कि b डैश a और b को मल्टीप्लाई करके जो एक नया मैट्रिक्स आएगा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज होने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। ए एक मैट्रिक्स दिया गया है और ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई होगा, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई है ना, ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई है। तो सबसे पहले हम लोग ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश इक्वल टू क्या होगा, देखिए इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 0 2y z, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में तो x y माइनस z, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख लिए। अब a डैश इंटू ए इक्वल टू आई है, ये बोला जा रहा है a डैश इंटू ए इक्वल टू आई। तो a डैश की जगह ये रख लेते हैं हम लोग, जो मैट्रिक्स है 0xx 2y y माइनस वाई z माइनस z, ठीक है, ये है। अब a की जगह क्या है, ये 0 2yz x y माइनस z, 0 2yz x y माइनस z, और क्या है x माइनस वाई z, x माइनस वाई z। और i के जगह 3x3 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए इस दोनों मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 इंटू 0 0, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, तो 0 इंटू 2y 0, x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू माइनस वाई माइनस एक्स वाई। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, तो x 0 इंटू जेड 0, x इंटू माइनस जेड माइनस एक्स जेड, और x इंटू जेड प्लस एक्स जेड। अब फिर इस सेकेंड रो को बारी बारी से इसके तीनों कॉलम के साथ करेंगे, तो 2y इंटू 0 0, y इंटू एक्स वाई एक्स, और माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स। फिर 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर, y इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस और y इंटू वाई वाई स्क्वायर। फिर 2y इंटू जेड 2yz, y इंटू माइनस जेड माइनस वाई जेड, माइनस वाई इंटू जेड माइनस वाई जेड, ठीक है। अब z इंटू 0 0, माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड एक्स, जेड इंटू एक्स प्लस जेड एक्स। अब z इंटू 2y 2zy माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड वाई, और z इंटू माइनस वाई माइनस जेड वाई, ठीक है। फिर z इंटू जेड जेड स्क्वायर, माइनस जेड इंटू माइनस जेड तो माइनस माइनस प्लस, और z इंटू जेड जेड स्क्वायर, और z इंटू जेड जेड स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0, एक्स जेड माइनस एक्स जेड 0, माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स 0। अब देखिए 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, 6y स्क्वायर 6y स्क्वायर। अब देखिए माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस 2y और प्लस 2y, तो माइनस 2y प्लस 2y क्या हो जाएगा 0। फिर जेड एक्स माइनस जेड एक्स 0। अब माइनस जेड वाई माइनस 2zy और प्लस 2zy 0 हो जाएगा, और जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये हो जाएगा 3z स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए ये जो 2x स्क्वायर है ये 1 के इक्वल होगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए तो 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। अब स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 1/2, ये x का वैल्यू हो गया। अब 6y स्क्वायर को हम लोग 1 के इक्वल करेंगे,
तो देखिए 6y² इक्वल टू 1, तो 6 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y² इक्वल टू 1/6, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 1/6। अब देखिए 3z² को भी 1 के इक्वल करेंगे, तो 3z² इक्वल टू 1, 3 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो z² इक्वल टू 1/3, तो z का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस रूट अंडर 1/3, यही xyz का वैल्यू निकल गया। ठीक है, और यही तो निकालना था हम लोगों को। क्लियर है बात। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि x के किस वैल्यू के लिए इस तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। पहले तो इस दोनों मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए अगर आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा है ना इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में, तो सबसे पहले देख लीजिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1/3 का, है ना, 1 रो है और 3 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/3 का। तो इस दोनों मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 1/3 का होगा ना, 1/3 का। तो आप लोग मन में सोच लीजिए कि इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो 1/3 का होगा। ठीक है, अगर 1/3 का आ रहा है तो आप लोग सही जा रहे हो। देखिए पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 को 1 के साथ 1, 2 को 2 के साथ 4, फिर 1 को 1 के साथ तो 1, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, तो 1 को 2 के साथ 2, 2 को 0 के साथ 0, 1 को 0 के साथ 0, फिर फर्स्ट रो को इस थर्ड कॉलम के साथ, तो 1 को 0 के साथ 0, 2 को 1 के साथ 2 और 1 को 2 के साथ 2। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 0 2x इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है। अब देखिए 4 1 5 1 6 6 और ये 2 और ये 2 2 4, अब 0 2x। देखिए ये जो इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे जो नया मैट्रिक्स आया है ये 1/3 का है ना, इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, अब देखिए इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो कितने ऑर्डर का होगा। देखिए ये 1/3 का है, ये 1/3 का है और ये है 3/1 का, है ना, इसमें 3 रोज है और 1 कॉलम है। तो इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो 1/1 का आएगा, 1/1 का। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो देखिए 4 प्लस 4x इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स में क्या होता है कि सिर्फ 0 होता है। अब 4 प्लस 4x 0 के इक्वल होगा, 4 प्लस 4x इक्वल टू 0, 4 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 1 प्लस x इक्वल टू 0। अब 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 प्लस x, 4 जो है वो 0 के साथ जाएगा खत्म हो जाएगा तो 0 ही बचेगा। तो x का क्या वैल्यू आ गया -1, यानी कि x का वैल्यू अगर यहाँ पे -1 होगा तो इस तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू आ गया -1। क्लियर है ना बात, समझ में आया अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि इफ a इक्वल टू इतना सो दैट a² - 5a + 7i इक्वल टू 0। देखिए सबसे पहले हम लोग LHS लिख लेते हैं। LHS क्या है a² - 5a + 7i। ठीक है, अब a², तो a इंटू a, तो मैट्रिक्स a क्या है 3 1 -1 2, फिर 3 1 -1 2, -5 इंटू a क्या है 3 1 -1 2 प्लस 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह 2/2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर लेंगे 1 0 0 1। ठीक है, अब देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 3 9, 1 इंटू -1 -1, फिर 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 2 2, फिर -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 2 4, देखिए 5 से इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये 5, ये -5, ये 10, प्लस 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 0 7। ठीक है, अब देखिए 9 - 1 8, 3 + 2 5, -3 - 2 -5, -1 + 4 3, -15 5, -5 10 प्लस 7 0 0 7। अब देखिए 8 - 15 प्लस 7, फिर 5 - 5 प्लस 0।
अब -5 माइनस माइनस +5 +0, फिर 3 -10 +7, देखिए 8 + 7 15, 15 - 15 0, 5 - 5 0, -5 + 5 0, 7 + 3 10, 10 - 10 0। देखिए ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ गया ना, और यही तो है RHS। ठीक है, यही तो प्रूव करना था ना। यहाँ पे देखिए a² - 5a + 7i = 0, यहाँ हो गया प्रूव। क्लियर है बात, समझ में आया अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक बात आप लोग जान लीजिए कि इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा वो हम लोग यहीं पे पता लगा लेते हैं, ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1/3 का, इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/3 का। तो इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा 1/3 का। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं मल्टीप्लाई करके कि नया मैट्रिक्स 1/3 का आता है कि नहीं। देखिए इस रो को बारी बारी से इस तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x, -5 को 0 के साथ तो 0, फिर -1 को 2 के साथ तो -2। फिर इस रो को अब इस सेकंड कॉलम के साथ, तो x को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, -5 को 2 के साथ तो -10, -1 को 0 के साथ तो 0। फिर अब इस रो को इस थर्ड कॉलम के साथ, तो x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x, -5 को 1 के साथ तो -5, और -1 को 3 के साथ तो -3। ठीक है, इनटू ये जो मैट्रिक्स है वो लिख दीजिए x4 1 = 0 मैट्रिक्स। ठीक है, देखते रहिएगा आप लोग। ये हो गया x - 2, यहाँ पे आ गया -10, और यहाँ पे आ गया 2x -5 - 3 -8 इंटू x4 1 = 0 मैट्रिक्स। अब इस दोनों मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1/3 का, इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/1 का, इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है। तो इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो 1/1 का बनेगा, उसमें 1 रो और 1 कॉलम ही हो रहेगा। तो देखिए पहले x + 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x × x + 2, सॉरी x - 2, प्लस अब -10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -40, फिर 2x - 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x - 8 ही रहेगा। 2x - 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ना बचेगा, इक्वल टू अब 0 मैट्रिक्स की जगह हम लोग 1/1 का एक 0 मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब देखिए x × x x², x × -2 -2x, -40 प्लस 2x - 8 = 0 मैट्रिक्स। देखिए x² -2x + 2x कैंसिल हो गया, -40 - 8 -48 = 0। हम लोग x² - 48 को 0 के इक्वल करेंगे, x² - 48 = 0। तो x² = -48 उधर जाएगा तो +48, तो x = क्या आ जाएगा, ±√48। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं, ये पहले ये बताइए, समझ में आ रहा अच्छे से। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं x = ±48 को क्या लिख सकते हैं, 16 × 3 लिख सकते हैं ना, 16 × 3 48 हो जाएगा। अब देखिए 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है, तो 4 बाहर आ जाएगा और √3 अंदर रह जाएगा, तो x का क्या वैल्यू आ गया, +-4√3। ठीक है, क्लियर है ना बात, समझ में आया अच्छे से। आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इस मैट्रिक्स को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स XYZ which he sells in 2 markets. Annual sales are indicated below. एक मैन्युफैक्चरर है जो XYZ नाम का प्रोडक्ट्स बनाता है और उसको 2 मार्केट में बेचता है। ठीक है, एक मार्केट में X नाम के प्रोडक्ट का 10,000 पीस बेचता है, Y नाम के प्रोडक्ट का 2,000 पीस बेचता है, और Z नाम के प्रोडक्ट का 18,000 पीस बेचता है। ठीक है, अब देखिए जो X प्रोडक्ट है उसके एक पीस का कीमत है 2.5 रुपीज़, जो Y प्रोडक्ट है उसके एक पीस का कीमत है 1.5 रुपीज़, और जो Z प्रोडक्ट है उसके एक पीस का कीमत है 1 रुपीज़। अब देखिए वो X नाम के प्रोडक्ट का 10,000 पीस बेचता है, 10,000 पीस बेचता है। ठीक है, अब एक पीस का दाम है 2.5, तो 10,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000 पीस का कितना प्राइस होगा वो हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 1.5 को 2,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 को 2,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो
2000 पीस का कितना दाम होगा, वाई नाम के प्रोडक्ट के 2000 पीस का कितना प्राइस होगा वो हम लोग को पता चल जाएगा। और 18,000 से अगर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जेड नाम का जो प्रोडक्ट है वो 18,000 बेचने पे कितना पैसा आएगा, कितना रुपया आएगा वो पता चल जाएगा। अब इस तीनों को अगर ऐड कर देते हैं, इस तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो मार्केट 1 से ओवरऑल कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, मार्केट 1 से वो टोटल कितना पैसा कमाया होगा XYZ को बेचकर, वो हम लोग को पता चल जाएगा ना। तो देखिए ये तो है यूनिट सेल प्राइस, यूनिट सेल्स प्राइस है, यानी कि यूनिट सेल्स प्राइस इनटू, और ये जो है वो क्वांटिटी है, XYZ का क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा, मार्केट 1 का टोटल रेवेन्यू पता चल जाएगा, यानी यूनिट सेल्स प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल टू रेवेन्यू आ रहा है। तो यहाँ पे लिखिए, बहुत आसान है, देखते रहिए बस आप लोग। देखिए यहाँ पे पहले लिख लीजिएगा फॉर मार्केट 1 यूनिट सेल्स प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल टू रेवेन्यू, ठीक है। अब देखिए यूनिट सेल्स प्राइस को हम लोग रो मैट्रिक्स में लिख लेते हैं, क्या है 2.50, 1.50 और 1, 2.50, 1.50 और 1। और क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी यानी कि x जो प्रोडक्ट है उसका 10,000 पीस बेचा है, y जो प्रोडक्ट है उसका 2,000 पीस बेचा है, और z जो प्रोडक्ट है उसका 18,000 पीस बेचा है। अब देखिए इस दोनों मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, देखिए इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर है 1/3 का और इसका ऑर्डर है 3/1 का। तो इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा 1/1 का। तो देखिए 2.50 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25,000, ठीक है, प्लस 1.50 को 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3,000, ठीक है। अब 1 को 18,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18,000, ठीक है। अब इस तीनों को अगर ऐड कर लेंगे हम लोग तो देखिए 25 प्लस 3 28 और 28 प्लस 18 ये हो जाएगा 46,000। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट 46,000, यानी कि मार्केट 1 से वो कितना रुपया जनरेट कर रहा है 46,000। यहाँ पे लिखिए कि टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम मार्केट 1 इक्वल टू 46,000। अब इसी प्रकार से हम लोग मार्केट 2 से वो कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा वो निकाल लेते हैं। तो यहां पे लिखिए फॉर मार्केट 2। अब सेम टू सेम हम लोग यही अप्लाई करेंगे, पहले लिखेंगे यूनिट सेल्स प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल टू रेवेन्यू। अब यूनिट सेल्स प्राइस तो सेम ही है, यही है 2.50, 1.50 एंड 1। अब क्वांटिटी देखिए मार्केट 2 में वो x नाम के प्रोडक्ट का 6,000 पीस बेचता है, y नाम के प्रोडक्ट का 20,000 पीस बेचता है और z नाम के प्रोडक्ट का 8,000 पीस बेचता है। तो यहाँ पे लिखिए 6,000 उसके बाद क्या है 20,000 और 8,000, 20,000 और 8,000, ठीक है। अब देखिए इस दोनों मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2.50 को 6,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15,000, प्लस 1.50 को 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000, प्लस 1 को 8,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,000 आ जाएगा। इस तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 53,000। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 53,000, यानी कि मार्केट 2 से वो टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है फॉर मार्केट 1, यहाँ पे हम लोग लिखे फॉर मार्केट 2, तो मार्केट 2 से वो टोटल 53,000 रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो लिखिए यहाँ पे टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम मार्केट 2 इक्वल टू RS 53,000,
ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, अच्छे से समझ में आया कि वो मार्केट 2 से टोटल 53,000 रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो यही फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा था इसके कि इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड है इतना 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 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विथ हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो हम लोग दोनों मार्केट का टोटल रेवेन्यू निकाल लिए हैं। अब इसके सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। अब देखिए इसके बी में बोल रहा है कि इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव 3 कमोडिटीज आर RS2, RS1 एंड 50 पैसे रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि देखिए एक्स नाम का जो प्रोडक्ट है उसका सेलिंग प्राइस है 2.5 रुपीज़, लेकिन एक्स नाम का जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट प्राइस है 2 रुपीज़, यानी कि खरीदता 2 रुपया में है और बेचता है 2.5 रुपीज़ में। उसी प्रकार से वाई नाम का जो प्रोडक्ट है उसको खरीदता 1 रुपीज़ में है और बेचता 1.5 रुपीज़ में है। उसी प्रकार से जेड नाम का जो प्रोडक्ट है उसको 50 पैसे में खरीद कर 1 रुपीज़ में बेचता है। ठीक है, अब देखिए इसके फर्स्ट ए नंबर क्वेश्चन से हम लोग मार्केट 1 से वो कितना का सेलिंग किया है, कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, ये पता कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके बी क्वेश्चन नंबर बी में हम लोग को प्रॉफिट निकालने के लिए बोल रहा है। तो प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, जैसे कि देखिए मान लीजिए आप लोग कोई पेन खरीदे हैं 2 रुपया में और बेच दिए हैं 5 रुपया में, तो ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे, यानी कि 5 - 2, ये 3 जो आएगा यही ना अपने लोग का प्रॉफिट होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं मार्केट 1 का, यानी कि मार्केट 1 में वो एक्स नाम का 10,000 पीस बेचा है, तो 10,000 पीस का कितना कॉस्ट प्राइस होगा। देखिए 10,000 इंटू एक पीस का कॉस्ट प्राइस है 2 रुपीज़, तो 10,000 पीस का कॉस्ट प्राइस जो आएगा यहाँ पे लिख लेंगे। फिर उसी प्रकार से 2,000 पीस का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 2,000 इंटू 1। फिर उसी प्रकार से 18,000 पीस का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, देखिए 50 पैसे 50 है जो पैसा में है, तो इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा कुछ। ठीक है, अब इस तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। XYZ को मार्केट 1 में बेचने के बाद बेचा है तो टोटल कॉस्ट प्राइस यानी कि XYZ जितना पीस बेचा है मार्केट 1 में उसका टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है ये हम लोग को पता चल जाएगा, यानी कि टोटल कितना में खरीदा होगा वो पता चल जाएगा और कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकल जाएगा। और सेलिंग प्राइस तो हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर ए से निकाल ही चुके हैं, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे तो टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा मार्केट 1 का। तो चलिए हम लोग करते हैं, यहाँ पे बहुत आसान है, बस ध्यान से सुनते रहिए बात को आप लोग। देखिए फॉर मार्केट 1 पहले लिख लीजिएगा। अब देखिए ये जो है यहाँ पे लिखेंगे, ये जो यूनिट कॉस्ट है तो यहाँ पे लिखिए यूनिट कॉस्ट प्राइस इनटू, अब क्वांटिटी भी तो है, ये क्वांटिटी है XYZ का कितना वैल्यू है क्वांटिटी। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट 1 का टोटल कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस। बात समझ में आ रहा है ना अच्छे से। अब देखिए यूनिट कॉस्ट प्राइस क्या है 21 0.5 50 पैसे को हम लोग रुपीज़ में कन्वर्ट करके लिखे हैं। ठीक है, अब क्वांटिटी यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वांटिटी क्या है 10,000 2,000 और 18,000, 10,000 2,000 और क्या है 2,000 और क्या है 10,000 2,000 और है 18,000। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20,000 प्लस 1 को 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,000 प्लस 0.5 को 18,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9,000। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है कि नहीं, अच्छे से समझ में आया। अब देखिए अब इस तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 20,000 प्लस 2,000 22,000, 22,000 प्लस 9,000 ये हो जाएगा 31,000। अब ये मार्केट 1 का टोटल कॉस्ट प्राइस निकल गया। यहां पे लिखिए टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्केट 1 इक्वल टू RS 31,000। देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट
ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ मार्केट वन इक्वल टू, देखिए मार्केट वन का ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो मार्केट वन का सेलिंग प्राइस क्या है, देखिए मार्केट वन का सेलिंग प्राइस है 46,000, यही ना टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम मार्केट वन, यानी कि मार्केट वन का टोटल सेलिंग प्राइस है 46,000, तो 46,000 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है 31,000, 31,000 में खरीदा और 46,000 में बेचा है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 15,000, आरएस 15,000, यानी कि मार्केट वन से टोटल वो 15,000 का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, अब मार्केट टू पे हम लोग आते हैं। फॉर मार्केट टू सेम टू सेम इसी प्रकार से करना है। पहले तो यहां पे लिखिए यूनिट कॉस्ट प्राइस इनटू, इसके बाद क्या लिखना है क्वांटिटी, तो लिखिए क्वांटिटी इसके बाद लिखना है इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्राइस, तो यहां पे लिखिए टोटल कॉस्ट प्राइस। क्लियर है बात। अब देखिए यूनिट कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगा, ये 210.5, बस मार्केट टू के लिए क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा 6,000, 20,000, 8,000, 6,000, 20,000, 8,000। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को 6,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 12,000, 1 को 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000, प्लस 0.5 को 8,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9,000। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए इस तीनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं, कहाँ गया, इस तीनों को ऐड करेंगे तो 12,000 प्लस 20,000 ये हो जाएगा 32,000, 32,000 प्लस 9,000 ये हो जाएगा 41,000। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 41,000। ठीक है, यानी कि मार्केट टू का टोटल कॉस्ट प्राइस है 41,000, तो लिखिए टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्केट टू इक्वल टू RS 41,000। ठीक है, अब यहाँ मार्केट टू का हम लोग को प्रॉफिट निकालना है। जैसे यहाँ पे मार्केट वन का ग्रॉस प्रॉफिट निकाले थे ना, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ मार्केट वन, तो यहाँ पे लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ मार्केट टू, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ मार्केट टू इक्वल टू, देखिए मार्केट टू का ये सेलिंग प्राइस कितना था, देखिए यहाँ पे मार्केट टू का सेलिंग प्राइस था, यही है ना, फॉर मार्केट टू सेलिंग प्राइस था 53,000 और ये है कॉस्ट प्राइस 41,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये 53 माइनस 41 ये हो जाएगा 12,000। ये मेरा प्रॉफिट निकल गया, और यही तो निकालना था, ग्रॉस प्रॉफिट तो निकालना था दोनों मार्केट का। क्लियर है बात, समझ में आया अच्छे से, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ पे लिख लीजिए अच्छे से RS 12,000। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स X। ये जो मैट्रिक्स X है इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है, बहुत आसान है। देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 का। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग को नहीं पता है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसका ऑर्डर रहा होगा A/B का। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 का। अब देखिए इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स आ रहा है। अब दो मैट्रिक्स को हम लोग कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो, तभी ना दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसका कॉलम 2 रहा होगा, तभी ना इस दोनों मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा A/3 का, लेकिन इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आ रहा है उसका ऑर्डर क्या है 2/3 का, यानी कि A का वैल्यू रहा होगा 2, तो A की जगह 2 लिख लेते हैं। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि जो मैट्रिक्स X है उसका ऑर्डर है 2/2 का। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम लोग लिखते हैं कि लेट X इक्वल टू ABCD। देखिए ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे X की जगह हम लोग लिख लेते हैं ABCD इंटू ये जो मैट्रिक्स है 1 2 3
4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। अब देखिए इस दोनों मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो a इंटू 1 a, b इंटू 4 4b, फिर a इंटू 2 2a, b इंटू 5 5b, a इंटू 3 3a, b इंटू 6 6b। अब देखिए c इंटू 1 c, d इंटू 4 4d, c इंटू 2 2c, d इंटू 5 5d, c इंटू 3 3c, d इंटू 6 6d, इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, अब देखिए a प्लस 4b को -7 के इक्वल करते हैं, a प्लस 4b इक्वल टू -7, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। 2a प्लस 5b को -8 के इक्वल करते हैं, 2a प्लस 5b इक्वल टू -8, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 यहाँ पे a है और ये 2 है, तो इक्वेशन 1 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2a हो जाएगा, ये 4 2 जा 8b हो जाएगा और -7 2 जा -14, और ये जैसे है वैसे लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल, 8b - 5b 3b इक्वल टू -14 प्लस 8, ये हो जाएगा -6, तो b इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो -6/3, ये हो जाएगा -2, b का वैल्यू आ गया -2। अब इक्वेशन 1 या 2 में हम लोग b का वैल्यू पुट करके a का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 4b इक्वल टू -7, a प्लस 4b इक्वल टू -7। अब देखिए a प्लस 4 इंटू b के जगह क्या रखेंगे -2 इक्वल टू -7। अब a प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 इक्वल टू -7। अब -8 को उधर शिफ्ट करेंगे तो +8 हो जाएगा, तो -7 + 8, तो a इक्वल टू हो जाएगा -7 + 8 1, a का वैल्यू निकल गया 1, b का वैल्यू निकल गया -2। अब c और d का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो c प्लस d को 2 के इक्वल करते हैं, c प्लस d इक्वल टू c प्लस d नहीं c प्लस 4d है ना, c प्लस 4d इक्वल टू 2, c प्लस 4d इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। और क्या है 2c प्लस 5d इक्वल टू 4, 2c प्लस 5d इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब देखिए ये c है और ये 2c, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2c प्लस 4 2 जा 8d इक्वल टू 2 2 जा 4। अब ये है 2c प्लस 5d इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए माइनस 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 -2c कैंसिल, 8d - 5d ये हो जाएगा 3d, अब 4 - 4 0, अब 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 0/3 0, d का वैल्यू निकल गया 0। अब इक्वेशन 3 या 4 में d का वैल्यू पुट करके हम लोग c का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 c प्लस 4d इक्वल टू क्या है 2, तो 2, तो c प्लस 4 इंटू डी के जगह क्या रखेंगे 0 इक्वल टू 2, तो देखिए c प्लस 0 इक्वल टू 2, तो c का वैल्यू क्या आ गया 2। अब देखिए a का भी वैल्यू निकल गया, b का भी वैल्यू निकल गया, c और d चारों का वैल्यू निकल गया ना, ABCD। अब x जो मैट्रिक्स हम लोग माने हैं वो क्या है ABCD, तो हम लोग लिख लेते हैं देयरफॉर x इक्वल टू ABCD, और ABCD का वैल्यू पुट कर देते हैं। a क्या है, देखिए a है 1, b क्या है, b है -2, a के जगह 1, b के जगह -2, c के जगह क्या रखना है 2, और d के जगह क्या रखना है 0। यही अपने लोग का निकल गया मैट्रिक्स x। क्लियर है बात, समझ में आया अच्छे से, आसान है कि नहीं बोलिए, आसान है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ab इक्वल टू ba, देन प्रूव बाय इंडक्शन दैट a b टू द पावर n इक्वल टू b टू द पावर n इंटू a। पहले तो इतना चीज हम लोग प्रूव करते हैं, फिर उसके बाद ये प्रूव हो जाएगा, तो ए बी का होल पावर n इक्वल टू ए टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n, ये भी प्रूव करना है हम लोग को। ठीक है, देखिए मात्र 3 स्टेप में प्रूव करेंगे हम लोग, मात्र 3 स्टेप में, जैसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व किए थे ना, उसी प्रकार से सॉल्व करना है। पहले तो ए बी इक्वल टू बी ए दिया हुआ है, तो ये लिख लीजिए गिवन ए बी इक्वल टू बी ए। ठीक है, अब प्रूव क्या करना है, ए बी टू द पावर n इक्वल टू बी टू द पावर n इंटू ए, यही ना प्रूव करना है पहले।
ये पहले प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद लिख लीजिएगा कि वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब स्टेप 1 में हम लोग आते हैं। देखिए स्टेप 1 में लिखिए फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए LHS क्या है, देखिए LHS इक्वल टू यही है ना a b टू दी पावर n, तो n की जगह क्या रखना है, n की जगह रखना है 1, तो a b टू दी पावर 1 b ही रह जाएगा, तो a b ये हो गया, ठीक है। अब RHS हम निकालते हैं क्या है, RHS इक्वल टू है b टू दी पावर n a, तो b टू दी पावर n की जगह रखना है 1, तो b टू दी पावर 1 b ही बचेगा इंटू a। अब देखिए बी ए इक्वल टू ए बी है, तो बी ए की जगह ए बी रख सकते हैं, ए बी, तो देखिए LHS और RHS इक्वल हो गया, तो लिखिए देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। यहाँ तक बात क्लियर है। अब स्टेप 2 में हम लोग आते हैं। स्टेप 2 में अब देखिए स्टेप 2 में n इक्वल टू k के लिए, जैसे कि यहाँ पे n इक्वल टू 1 के लिए LHS और RHS अलग अलग निकाले हैं, फिर देखें कि दोनों इक्वल है कि नहीं। लेकिन n इक्वल टू k के लिए हम लोग मान लेते हैं कि LHS और RHS इक्वल ही होगा, तो लिखिए यहाँ पे कि एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अब देखिए यहाँ पे a इंटू बी टू दी पावर n की जगह रख लेते हैं k इक्वल टू b टू दी पावर n की जगह k रख लेते हैं इंटू a, और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं क्योंकि स्टेप 3 में इसका यूज होने वाला है। अब हम लोग स्टेप 3 में आते हैं। स्टेप 3 में फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम लोग प्रूव करते हैं। तो LHS क्या है, LHS है, देखिए LHS है a इंटू बी टू दी पावर n, तो a इंटू बी टू दी पावर n की जगह रखेंगे k प्लस 1। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 2 टू दी पावर 3 प्लस 2, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि बेस सेम रहता है तभी ना पावर ऐड हो जाता है। तो उसी प्रकार से देखिए a इंटू बी टू दी पावर k प्लस 1 को b टू दी पावर k इंटू बी नहीं लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा k प्लस 1। क्लियर है बात। अब देखिए अब a इंटू बी टू दी पावर k, इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 से यहाँ पे पुट करते हैं। तो लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इंटू बी टू दी a इंटू बी टू दी पावर k फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए LHS इक्वल टू, इसके जगह हम लोग a इंटू बी टू दी पावर k की जगह b टू दी पावर k इंटू a लिख लेंगे, b टू दी पावर k इंटू a, और ये b जैसे है वैसे लिख लेंगे। अब देखिए ab इक्वल टू बी ए गिवन है, देखिए दिया हुआ है ना, ab इक्वल टू बी ए दिया हुआ है, तो इस ab के जगह हम लोग बी ए लिख सकते हैं, तो b टू दी पावर k इंटू बी ए, यहाँ पे लिख लीजिए गिवन ab इक्वल टू बी ए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए b टू दी पावर k इंटू बी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो b टू दी पावर k प्लस इसका पावर 1 है तो प्लस 1 इंटू ए, ये निकल गया अपने लोग का LHS। अब RHS लिख लेते हैं। RHS क्या है, देखिए RHS है b टू दी पावर n a, RHS है b टू दी पावर n a, और n की जगह हम लोग क्या रखेंगे k प्लस 1, तो b टू दी पावर k प्लस 1 इंटू a। देखिए LHS और RHS इक्वल हो गया ना, LHS इक्वल टू RHS, तो लिखिए देयरफॉर गिवन रिजल्ट कौन सा रिजल्ट है, a टू दी पावर n b इक्वल टू b टू दी पावर n a, यही है ना, देखिए ना यहाँ पे गिवन रिजल्ट a इंटू बी टू दी पावर n इक्वल टू b टू दी पावर n इंटू a इंटू बी टू दी पावर n, a इंटू बी टू दी पावर n इक्वल टू b टू दी पावर n इंटू a इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। अब देखिए ये हम लोग प्रूव कर लिए, इसको प्रूव कर लिए। अब इसके बाद इसको भी प्रूव करना है, तो बस इसको भी हम लोग 3 स्टेप में प्रूव करेंगे। बहुत आसान है, देखिएगा बहुत आसान है। नाउ फिर से लिख लीजिए यहाँ पे गिवन, देखिए हम लोग इसको प्रूव कर लिए हैं, इसका मतलब ये बात तो अब दिया हुआ ही है, इसको प्रूव कर लिए ना। अब इसको प्रूव करने के बाद इसको प्रूव करना है, तो गिवन में हम लोग इसको लिख लेते हैं,
ए इंटू बी टू द पावर एन इक्वल टू बी टू द पावर एन इंटू ए। और टू प्रूव में हम लोग लिख लेते हैं, टू प्रूव में हम लोग लिख लेते हैं ये बात, ए इंटू बी का होल पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब देखिए स्टेप 1, 3 स्टेप में प्रूव करना है। स्टेप 1 में क्या, n इक्वल टू 1 फॉर n इक्वल टू 1। अब देखिए LHS क्या है, n इक्वल टू 1 के लिए LHS ये है a इंटू बी का पावर n। अब n के जगह 1 रखेंगे तो सिर्फ बचेगा AB। अब RHS क्या है, RHS है a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n, तो एक a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n। अब n के जगह 1 रखेंगे तो सिर्फ a बचेगा, n के जगह 1 रखेंगे तो सिर्फ b बचेगा। तो लिखिए देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, अब स्टेप 2 में हम लोग आते हैं, स्टेप 2 पे। अब जैसे देखिए स्टेप 1 में हम लोग n इक्वल टू 1 के लिए LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व किए हैं और फिर देखे हैं कि इक्वल है कि नहीं। अब स्टेप 2 में n इक्वल टू k के लिए एज्यूम कर लेना है कि LHS और RHS इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे लिखिए एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो देखिए LHS क्या है, LHS है a b का होल पावर n, तो n की जगह रख लेना है k इक्वल टू a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n, तो a टू द पावर n की जगह रख लेना है k b टू द पावर k। इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं 2, क्योंकि इक्वेशन 1 तो हम लोग ऊपर मान चुके हैं ना। यहाँ पे देखिए इक्वेशन हम लोग 1 मान चुके हैं, तो यहाँ इक्वेशन 2 मानते हैं क्योंकि इसका यूज होने वाला है स्टेप 3 में। तो अब स्टेप 3 में हम लोग आते हैं। अब देखिए स्टेप 3 में क्या करना है कि n इक्वल टू लेना है k प्लस 1। अब LHS निकालिए, LHS इक्वल टू हो जाएगा, यही है a b का होल पावर n। अब a इंटू बी, अब n की जगह क्या रखना है k प्लस 1, तो k प्लस 1। अब इसको अलग अलग करके लिखें तो a इंटू बी का पावर k इंटू ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम रहता है तभी ना k प्लस 1 पावर ऐड हो जाएगा। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है ना, अलग अलग कैसे हुआ है, a इंटू बी और इसका पावर k इंटू ए बी, तभी ना इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। अब देखिए ए बी का पावर k, इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 से यहाँ पे पुट करते हैं। तो लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी का पावर k फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो ए बी का होल पावर k के जगह हम लोग क्या रखेंगे, ए टू दी पावर k इंटू बी टू दी पावर k। तो यहाँ पे रखिए ए बी का होल पावर k के जगह रखना है ए टू दी पावर k इंटू बी टू दी पावर k और ये इंटू ए बी। यहाँ तक बात क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि देखिए कहाँ गया, गिवन में है ना कि a इंटू बी टू दी पावर n इक्वल टू बी टू दी पावर n इंटू ए। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पहले लिखिए गिवन a इंटू बी टू दी पावर n इक्वल टू बी टू दी पावर n इंटू ए। ये बात हम लोग को लिखा हुआ है, तो छोटा सा चेंजिंग करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए इस दोनों को ध्यान से देखिए, ये b टू दी पावर n इंटू ए, बी टू दी पावर n इंटू ए के जैसा है। तो इसके जगह पे हम लोग ये बात लिख सकते हैं, यानी कि a को पहले लिख लिए और b टू दी पावर n को बाद में लिख लिए। तो इस a को पहले लिख लेते हैं और इस b टू दी पावर k को बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए a टू दी पावर k इंटू ए टू दी पावर k प्लस 1, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू बी टू दी पावर k इंटू बी टू दी पावर k प्लस 1, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये निकल गया LHS। अब RHS देखिए, RHS में दे रखा है, RHS में क्या दे रखा है देखिए, तो RHS में दे रखा है a टू दी पावर n इंटू बी टू दी पावर n, यही ना दे रखा है। RHS इक्वल टू a टू दी पावर n इंटू बी टू दी पावर n। तो n की जगह क्या रखना है, n की जगह रखना है
k+1। देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, RHS यही दिया हुआ है, देखिए a⁴n इंटू b⁴n, यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो n की जगह क्या रखना है, n की जगह रखना है k+1, तो a⁴k+1 इंटू b⁴n की जगह रखना है k+1। अब देखिए LHS, ये जो निकला है LHS और ये जो निकला है RHS, दोनों इक्वल है ना। देखिए देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, hence the given result is true for all natural numbers, ठीक है। बात क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे A एक मैट्रिक्स दिया गया है, फिर A² इक्वल टू I है, तो बताना है कि इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। A² इक्वल टू I, देखिए तो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू A² को A इंटू A लिखेंगे ना, तो A की जगह ये मैट्रिक्स लिख दिए, फिर A की जगह मैट्रिक्स लिख दिए इक्वल टू I की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू अल्फा बीटा अल्फा, फिर अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, बीटा इंटू माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। फिर देखिए इसके सेकेंड रो को इस दोनों कॉलम के साथ, तो गामा इंटू अल्फा अल्फा गामा माइनस अल्फा इंटू गामा माइनस अल्फा गामा, फिर गामा इंटू बीटा गामा बीटा माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा, तो माइनस प्लस और अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 1। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये 0 हो जाएगा, अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 1, ठीक है। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये 1 के इक्वल होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इस 1 को अगर या इसको हम लोग उधर शिफ्ट करते हैं, तो देखिए अल्फा स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे, और बीटा गामा को भी उधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 0 और ये 1 और ये प्लस था उधर चला गया तो माइनस अल्फा स्क्वायर, बीटा गामा भी उधर चला गया तो माइनस बीटा गामा। अब देखिए ऑप्शन में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। अब देखिए किस ऑप्शन में ये सही है, ये जो आंसर है वो मिल रहा है, तो 1 माइनस, तो देखिए 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है कि इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन, देखिए ए जो है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है, यानी कि ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश इक्वल टू ए हो जाएगा, और ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। तो मैट्रिक्स ए के बारे में बोला जा रहा है कि ये सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, ठीक है। अब देखिए ए डैश इक्वल टू ए है, ठीक है। अब ए डैश अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है तो ए डैश की जगह हम लोग माइनस ए भी तो लिख सकते हैं, तो ए डैश की जगह माइनस ए लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए माइनस ए को हम लोग उधर शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 0 और माइनस ए उधर जाके हो जाएगा प्लस ए, तो ए प्लस ए 2a, तो यहाँ से क्या निकल गया 2a इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू 0 निकल गया। अब देखिए a इक्वल टू 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 0/2 क्या होगा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि a इक्वल टू 0, यानी कि a एक 0 मैट्रिक्स रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए किस ऑप्शन में है, a इज ए 0 मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी में है a इज ए 0 मैट्रिक्स, तो ये ऑप्शन मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग सिंपल सा याद रखिएगा कि 0 मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, ठीक है। देखिए इसके क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए देन आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू। देखिए बहुत आसान है, पहले तो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, गिवन ए स्क्वायर इक्वल टू ए। अब देखिए निकालना है वैल्यू किसका, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a का, यही निकालना है। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब। तो देखिए a क्यूब की जगह रखेंगे i का क्यूब प्लस b क्यूब की जगह रखेंगे a का क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू
ए की जगह रखेंगे आई, इंटू बी की जगह रखेंगे ए, और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी यानी कि आई प्लस ए माइनस 7a। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का या तो स्क्वायर हो या तो क्यूब हो या उसका पावर 4 हो, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा। अब देखिए ए क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स ए ही रह जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही मैट्रिक्स रह जाता है, तो मैट्रिक्स ए ही रह जाएगा इंटू आई प्लस ए माइनस 7a। अब देखिए आई प्लस ए स्क्वायर की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं, तो ए इंटू ए, तो ए इंटू ए फिर से ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर, और फिर से ही ए स्क्वायर की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं, ए रख लिए। ठीक है, प्लस 3a को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स ए ही रह जाएगा। फिर 3a को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a इंटू ए स्क्वायर, तो इस ए स्क्वायर की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, मैट्रिक्स ए रख सकते हैं, तो मैट्रिक्स ए रख लिए माइनस 7a। अब देखिए a प्लस 3a प्लस 3a, 3a प्लस 3a 6a, 6a प्लस a 7a, 7a माइनस 7a 0, बचा सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो किस ऑप्शन में है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखिए ऑप्शन नंबर सी में, यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात।